नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। बलिया शहर का आर्य समाज रोड, जहां हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में अपनी अलग नाम कमाने वाले अमित तिवारी इस वक्त बलिया में हैं और ज्योतिष हैं। मैं आर्य समाज रोड पे मैं मौजूद हूं। ये सौभाग्य की बात है बलिया के लोगों के लिए कि अमित जी इस वक्त बलिया में हैं, बागियों की धरती पर और भिरगू बाबा की इस नगरी में। अमित तिवारी जी अपने पूरी टीम के साथ इस वक्त आर्य समाज रोड पे हैं। अच्छे ज्योतिष हैं, विदेशों में भी आपने देखा होगा, हिंदुस्तान के हर कोने पे आपने देखा होगा। बागियों की धरती पे इन्होंने कदम रखा है। आज दूसरा दिन है। बात होगी कि ज्योतिष जो है जिस तरीके से भविष्यवाणी भी देखते हैं, तमाम होते हैं। बात करें भविष्य की, तमाम चीज़ें हैं। आइए बात करते हैं कि क्या है बलिया में, कैसे लोग मिले, क्या रहा। अमित जी, सबसे पहले आपको बधाई। आप बलिया में हैं। नमस्कार जी, कैसा रहा दूसरा दिन आपका? सर, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि भगवान हमारे महर्षि भृगु जी की धरती है और इस आज़ादी के दीवानों की हमारे मंगल पांडे जी की धरती है, भैरव बाबा की धरती है। तो ये जान के खुशी हो रही है, अपने अंदर मन से बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने मुझे बुलाया है कि यहाँ मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ। महाकाल के क्षेत्र से मैं आया हूँ और भगवान महाकाल की कृपा सब पे बरसे, ऐसी कामना लेकर आया हूँ। बिल्कुल सही बात है। आप, मुझे लगता है अमित जी ने 2 दिन में बलिया को बहुत कुछ जान लिया है, इसलिए भिरगू बाबा को बहुत याद करते हैं। वैसे आप इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में बलिया में हैं। वैसे भी बलिया अपने अलग नाम रखता है पूरे इंडिया में, क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी इसी धरती से हैं, रहे हैं। तो सर, अब बात करते हैं आपके पॉइंट पे जिसको लेकर आप बलिया में हैं। बहुत सारी समस्याएं आ रही होंगी आपके सामने, शादी विवाह से संबंधित। हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम जो बनना चाहते हैं वो बन नहीं पा रहे हैं। हम आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, भविष्य उज्ज्वल करना चाहते हैं, हर पेशे में जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ब्रेक लग जा रहा है, हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। सारी चीज़ें आ रही होंगी। इसको लेकर क्या रास्ता निकालता है आप, क्या रास्ता निकाल रहे हैं आप? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष का एक जादू जिसे मैं कहता हूँ कि हमें प्रश्न नहीं पूछना पड़ता। ज्योतिष अपने आप में पूर्ण विज्ञान है, जिसे पराविज्ञान कहते हैं। जहाँ विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं, वहाँ पराविज्ञान प्रारंभ होता है। तो हम उसके माध्यम से, हस्तरेखाओं के अध्ययन से, व्यक्ति के जीवन में क्या कमी आ रही है, किस वजह से वो उन्नति नहीं कर पा रहा, वो ढूंढते हैं और उस समस्या का निदान करते हैं। ज्योतिष में 2 तरीके हैं। एक, जो ग्रह खराब हैं उनके हम दान करते हैं, और जो ग्रह अच्छे हैं उनके रत्न पहनाते हैं या उनकी पूजा विधि बताते हैं। कई बार हम अपने दैनिक जीवन में भी, एक बड़ी मज़ेदार बात आपको बताता हूँ। आप किसी भी आम भारतीय से पूछो कि भाई आप किसकी पूजा करते हो, बोलेगा जी हनुमान जी के यहाँ जाते हैं हम तो, है ना जी। और हमारे धर्म में इतनी व्यापक व्यवस्था है, बहुत गंभीरता से, कि अगर आपको बल चाहिए, शौर्य चाहिए, तो आप हनुमान जी की सेवा करिए। यदि आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी कुबेर की सेवा कीजिए। तो हमें धन रोज चाहिए और हम पूजा करते हैं शिव दिवाली के अवसर पे, और बल शौर्य हमें भगवान की कृपा से सुरक्षा के लिए, तो हम हनुमान जी को भी प्रणाम करें और लक्ष्मी जी की आराधना भी करें। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था ठीक होगी तो बाकी चीज़ें ठीक करना आसान होगी। तो हम प्रयास करते हैं लोगों को सही तरीके से बात बताएं। और जो ग्रहों की कमजोरी है, जैसे हम अगर किसी ग्रह की बात करते हैं तो उसकी मैक्सिमम लंबाई 30 डिग्री होती है। ज़्यादातर आप देख रहे होंगे वर्तमान दौर में माता पिता की एक समस्या है कि भाई हमारे बच्चे हम बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी कोचिंग करा रहे हैं, पर अच्छा नहीं कर रहे। ये बड़ी समस्या सुनने में आती है आम दिनों में। तो मैं कहता हूँ, आप उनकी लगन की डिग्री देखिए। अगर उनकी लगन की डिग्री 0 से 6 डिग्री के अंदर है तो वो बच्चे को पढ़ने में बहुत दुविधा आती है। तो उसको सही रत्न का धारण कराने से उसकी पढ़ाई की तरक्की होगी ही। उसको सही तरीके से उपयोग करें। आप देखिए कैसा है, लोगों में इसको लेकर बड़ी भ्रांतियाँ या अंधविश्वास सा फैला है कि पता नहीं क्या जादूगरी है, पता नहीं क्या तंत्र मंत्र है, जबकि ऐसा तो नहीं है। ये बिल्कुल शुद्ध विज्ञान है, जो कि सूर्य की किरणों से, 7 रंगों से हमारा शरीर संचालित है, पूरी दुनिया संचालित है। वैसे ही ये रत्न विज्ञान है। जिस रंग की कमी हमारी बॉडी में होती है, उस रंग की कमी हम बढ़ा लेते हैं, पूर्ति कर लेते हैं, और हमारे रास्ते खुलने लगते हैं, व्यवस्थाएं ठीक होने लगती हैं। कुंडली भी आप देखते होंगे, उस हिसाब से आप तय करते हैं कि हमें इनके लिए क्या करना है। बलिया में आप 2 दिन से हैं, दूसरा दिन आपका है। आपको ज़्यादा किस तरह के केस ज़्यादा समझ में आया यहाँ पे? बलिया की सबसे बड़ी ज़रूरत तो है यहाँ पर अर्थव्यवस्था में उत्थान।
क्योंकि यहाँ के लोग बाहर जाके बहुत मेहनत करते हैं और उनके परिवार के लोग आते हैं बड़े दुखी मन से कि हमारे वो वहाँ बाहर हैं, वो वहाँ बाहर है, बेटा बाहर है, नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, कुछ बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है, शायद कुछ उसको लेके थोड़ा काम होगा तो उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं में सुधार की और वो बढ़ चलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनकी भी मदद करने में हमें अच्छा मज़ा आया, खूब अच्छा लगा यहाँ पर। अच्छा अमित जी, एक चीज़ और आती है कि रत्न बहुत से ऐसे लोग हैं सबके बस का नहीं, काफ़ी महंगे रत्न होते हैं। आप कोई सुझाव देते हैं कि आप इस रत्न को अपनाइए, आपके भविष्य उज्जवल हो जाएंगे, रुके हुए काम सही हो जाएंगे। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन पे ज़्यादा बजट नहीं होता है, वो ले नहीं पाते हैं, फिर भी रास्ता निकालते हैं कि हम कैसे बेहतर हो जाएं। उस स्थिति में आप क्या करते हैं? देखिए, ज्योतिष हमारा हर तरीके से इस बात पर ध्यान देता है। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। हर व्यक्ति को 5 स्टार में खाना खाने की ज़रूरत नहीं है और हर व्यक्ति के लिए 50 रुपये में भी भोजन उपलब्ध है और 5,000 रुपये में भी भोजन कम पड़ता है। इस भारत में ये बड़ी सहज बात है कि अगर आपकी उदर पूर्ति का विषय है तो आपको सिर्फ एक छोटा रत्न उपरत्न से भी काम होता है, और यदि आपकी भूख बहुत ज़्यादा है कि आपको लग्जरी दिखानी है तो उसके लिए आपको लग्जरी रत्नों में जाना पड़ेगा। सीधी बात यह है कि हम छोटा सूती का कपड़ा पहन के भी तन ढक सकते हैं, वरना हम बहुत खूबसूरत बहुत महंगा कपड़ा पहन के भी बड़े खूबसूरत नहीं दिखते हैं। तो इस बात को लेकर हम बहुत कोशिश करते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार सही रत्न, सही क्वालिटी का जो उसको लाभ दे, कम बजट में अच्छा रत्न उसको प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। और लीब्रा जेम्स के द्वारा ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। अनुराधा ज्वेलर्स के भैया ने बड़ी मेहनत से सब लोगों को जुटाया यहाँ पर कि मेरे शहर के लोगों को तरक्की होनी चाहिए। उनका जो मूल मकसद है कि मेरे शहर के लोगों को लाभ मिलना चाहिए, वो लगातार हम लोगों को फॉलो करते रहे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब पे। और जब हमारे काम को देखा तो उनको लगा कि हमारे शहर के लोग क्यों पीछे रहें, तो उन्होंने अप्रोच किया और फिर लीब्रा जेम्स ने पूरा यहाँ काम किया और देखते ही देखते हमारे पास बहुत लोग आ रहे हैं। और अभी ज़्यादातर लोग तो अब रेफरेंस से आने लगे हैं। जिसने मिल के गया है वो हर आदमी 2-5 लोगों को भेज रहा है कि भाई आप मिल के आओ, आनंद आएगा। तो ये एक अच्छा अनुभव है। सवालों पे कई सवाल है, क्या और सवाल है कि विद्वान कहते हैं कि इंसान जब जन्म लेता है तो सब कुछ तय हो जाता है, कितने दिन तक चलेगा, क्या होगा भविष्य में, कितना आगे बढ़ेगा व्यक्ति और कैसे वो अपने भविष्य को उज्जवल करेगा। लेकिन ज़्यादातर आप ज्योतिष हैं, लोगों को ये सलाह देते हैं कि ये दिक्कतें हैं तो इसको आप ठीक कर लीजिए, लेकिन इंसान जब जन्म लेता है तो सब कुछ तय हो जाता है। इस पर क्या मत है? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है ये बात। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें ये भी तो लिखा होता है कि इस तरह से करेगा तो होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसको ऐसा समझिए कि बारिश होना उसका काम है, बारिश लगातार हो रही है, पर हमें अगर यात्रा करनी है तो हम अच्छा रेनकोट लेते हैं, अच्छी छाता लेते हैं और निकल पड़ते हैं, अपना काम नहीं रोकते। हमें भगवान ने पैर दिए हैं, परंतु हमें ये पता होता है कि हमें पार्टी में जाना तो कौन सा जूता पहनना है, हमें ट्रैकिंग करने जाना तो कौन सा जूता पहनना है, हमें मॉर्निंग वॉक पे जाना तो कौन सा जूता पहनना है। काम तो बिना जूते के भी हो सकता है, पर अगर हम सही नाप का, सही विधि का जूता पहनेंगे तो हमारी स्पीड सही रहेगी, हमारी तरक्की का मार्ग ज़्यादा अच्छा होगा। उसी तरह से ये उपाय रत्न विज्ञान है जिसकी जानकारी हमारे पास है। हम सही नाप का उपाय देते हैं, सही तरीके का विधि बताते हैं, काम हो जाता है। और सवाल ये है कि आजकल देख रहे हैं सबसे ज़्यादा शादियों को लेकर हो रहा है कि शादी पहले होता था 18-21 का था, अब धीरे धीरे 25 भी हो जा रहे हैं, 30 भी हो जा रहे हैं। पता चला कि लड़के की उम्र 35 है तो लड़की की उम्र 30 साल, लेकिन पहले था कि कम उम्र, मतलब समय अनुसार सब सारी चीज़ें हो जाती थी। तो कहीं कहीं आप देखते हैं कि लड़का और लड़की खोज रहा है, लड़का और लड़की खोज रहे हैं। तो आपके यहाँ भी इस तरह के बहुत सारे केस आते होंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा मज़ेदार प्रश्न किया आपने ये वाला कि वर्तमान दौर की बड़ी कठिन व्यवस्था कैसे, ताकि अर्थव्यवस्था देख के विवाह होते थे, इसलिए आसानी से हो जाते थे। लड़की का की कीमत देख रही है कि कितना कमा रहा है, नहीं कमा रहा, खुद कितना कर रहा है, और वो कमाई करने के लिए जिस लेवल का 28 से 35 साल तक पहुँचने में तो नहीं दिखती, क्योंकि 35 साल के पहले आदमी ठीक ठाक कमा नहीं पाता है, अपना ठीक घर नहीं बना पाता, तो शादी कैसे करेगा। दूसरी चीज, भैया राजकुमारी चाहिए, अब राजकुमार मिलने तक उस उम्र का पालन करना पड़ेगा। सामाजिक व्यवस्था में आपसी भरोसे की कमी ने इसको बड़ा गंभीर रूप कि वर्तमान आपको नहीं बताता। पहली चीज, हम उन्हीं के दौर में चले गए हैं जब अनजान लोग हमारा रिश्ता तय करवाने लगे हैं, और उसका दुष्परिणाम
गया है कि हम कोर्ट में तलाक के केस बहुत मात्रा में देख रहे हैं, क्योंकि पहले सामाजिक दबाव होता था, परिवारों का दबाव होता था, अब तो वो ख़त्म हो गई प्रथा। तो उसी का ये वर्तमान दौर में असर है। और हम तो ये कहते हैं, आप जन्म पत्रिका में जब मिलान कराएं तो 5 चीज़ें ज़रूर देखें। पहले कि भाई ये लड़का लड़की का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा कि नहीं, कोई इनको संतान होने में दुविधा तो नहीं है, क्योंकि IVF प्यार सज गया है, चारों ओर बच्चा होने में देरी हो रही है। और उसका मूल कारण एक तो देर से शादी करना है, भाई जो उसकी नेचुरल व्यवस्था वो तो गड़बड़ हो रही है। दूसरी बात, होने में कोई दिक्कत, तीसरा उनकी अर्थव्यवस्था सही रहे, तथा दोनों का आपसी परिवारों में सामंजस्य बनाने की क्षमता है कि नहीं, पांचवा भविष्य उज्ज्वल है कि नहीं, कि आपस में लंबे समय साथ रहेंगे कि नहीं, एक दूसरे को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। अगर पांचों चीजें ठीक स्थिति में होती हैं तो विवाह करना चाहिए, अन्यथा भले ही 32 गुण मिल रहे हो चाहे 36 गुण मिल रहे हो, विवाह नहीं करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल व्यवस्थित ज्योतिष का ही बता सकता है। यदि आप कैलेंडर कंप्यूटर के माध्यम से, मैं चेतावनी देता हूं आप सबको इस बात के लिए कि अगर गुण मिलान करके शादी में जा रहे हैं तो बाद में होने वाली दुविधाओं से बचने का आपके पास कोई कारण नहीं बचेगा। होना क्या चाहिए? चाहिए कि आपके पास ठीक विद्वान से जाकर अपने क्षेत्र के या जो भी आप जिनको जानते हैं उनसे प्रॉपर इस विषय पर विचार विमर्श करिए, उसकी जानकारी लीजिए, ताकि भविष्य आप किसी इस प्रकार की दुविधा में न पड़ें। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसकी कुंडली नहीं है, फिर भी वो प्रयास करते हैं, आपसे संपर्क करते हैं, अपनी पीड़ा बताते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। बिना कुंडली वाले को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छी बात है कि बिना कुंडली वाले, भाई आज से पिछले 40 साल पहले तो जितने लोग हैं लगभग के पास कुंडली नहीं अवेलेबल होती है, तो उनके लिए मेरे पास आना बड़ा आसान होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा हाथों की लकीरों से एक ऐसा जाल बुन दिया गया जिसकी बस हमें सही पहचान हो। जैसे आपने शॉर्ट हैंड वाले किसी को देखा होगा, वो कुछ आड़ी तिरछी लाइनें बनाते हैं और बाद में अपना पूरा ड्राफ्ट तैयार कर देते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी द्वारा हमारे हाथ में जितनी लाइनें बनाई गई हैं, रेखाएं बनाई गई हैं, रंगत बनाई गई है, उसकी बनावट बनाई गई है, वो बिल्कुल बता देती है कि ये आदमी का कैसा स्तर होगा, जीवन स्तर क्या होगा, कब से परेशानी आएगी, कैसे आएगी। जैसे आप कोई मकान बनाते हैं, उसका नक्शा पहले ड्रॉ होता है, वैसे ही जीवन का नक्शा भगवान ने आपके साथ लगा के भेजा है, सिर्फ आपको जानने समझने की गड़बड़ है। तो बलिया वासियों के लिए क्या है? आप तो इंडिया के हर कोने में गए हैं, विदेशों में भी गए हैं, पूर्वांचल में भी कई जिले में, बनारस में भी गए हैं जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। तो आपको बलिया जब आए हैं तो अन्य जिलों से, अन्य प्रदेशों से बलिया में कैसा लगा आपको? बलिया के लोग बड़े प्यारे से नज़र आए, बड़ी मीठी भाषा में बात करते हैं और इस विषय को जानने की बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति है और जानना चाहते हैं कि हमारी तरक्की कैसे होगी, हम क्या करें, किस पूजा विधि से जाएं, कौन सा व्रत धारण कर लें जिससे सही हो जाएं। उसके मामले में उनका जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत अच्छी है और धर्म के प्रति आस्था विश्वास दृढ़ है और वो जानते हैं कि बताया जा रहा वो सही तरीके है, बस उसको हम सही से बता दें, सही तरीके से कर लें, तरक्की हो जाएगी। सवालों पे आता हूँ। आपने कहा कि शक्ति लेना है तो हनुमान जी का पूजा करिए, लक्ष्मी लेना है तो लक्ष्मी जी का पूजा करिए, विष्णु जी की पूजा करिए। तो किसी इंसान को तरक्की करना हो और अच्छा खासा पैसा कमाना हो, मेहनत तो कर रहा है, चल रहा है, मेहनत कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहा, उसके लिए वो किस देवी देवता के पास जाना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए? बहुत मज़ेदार प्रश्न पूछ लिया आपने, बड़ा मज़ा आएगा, शायद यही हाईलाइटर होगा आज का आपका। मैं लोगों को बड़ा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे ज़्यादातर लोग आते हैं तो वो मुझे बताते हैं, आप भी शायद जो लोग देख रहे होंगे भैया इससे रिलेट करिएगा, कि आपसे मैं पूछूं कि भाई कौन से भगवान की पूजा करते हो तो कहोगे जी हनुमान जी की। फिर मैं पूछूं जी कि रोज़ जाते हो मंदिर, तो बोलेंगे नहीं जी हम सामने से निकलते हैं, दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। आजकल तो कई लोग वो ऐसे भी करने लग गए, नया नया कुछ ना, हमारे ऐसे कुछ होता नहीं है भाई। हमारे हिंदुत्व प्रणाम की परिभाषा होती है, चरण स्पर्श करने वाले लोग हैं, स्पर्श करना चाहिए, ईमानदारी से प्रणाम करना चाहिए, मंदिर में अंदर जाना चाहिए और वहां जाकर शांति से दर्शन करना चाहिए, ना कि जाके आंख बंद कर लेना चाहिए। हमारे धर्म में दर्शन की व्यवस्था है, भगवान के सामने जाके आंख बंद करने की कोई व्यवस्था नहीं है। पहली कि हम भगवान के सौंदर्य का निहारना करते हैं। अब इसे समझिए कि यदि आपके दरवाजे पर रोज बैठ जाए और बल्कि सुबह से शाम ही बैठा रहे, मात्र कुछ न मांगे, तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि उसकी चिंता पाल लोगे, भैया क्या बात है बैठे हो, उसको खाना खिला दें, कुछ इसको दे दें। तो जब आप और हम सामान्य मनुष्यों के इतनी दया करुणा दिखाते हैं तो सर्वशक्ति करुणा
नहीं दिखाएंगे। गलती हमारी है कि हम मंदिर जाने से डर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भाई, जिस दिन अंबानी से ज़्यादा धनवान हो जाओ तो मत जाना। तो लोग हंसने लगते हैं कि ऐसा कैसे, हमने कहा वो जा रहे हैं चूंकि, तो अगर तुम उस लेवल पे आ गए हो तो मत जाना। हम अपनी अकड़ में, झूठे अहंकार में भगवान को चैलेंज करने पे लगे हुए हैं, जबकि आप विनम्र भाव से जाइए। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से किसी भी मंदिर चले जाइए, आप तरक्की होगी ही होगी। मैं इतने उदाहरण जानता हूँ इस बात के, असंख्य होते हैं वो। अच्छा चलिए, एक सवाल और है कि अब कहीं कहीं आ जाता है कोई त्योहारों को लेकर, आगे पीछे तारीखों को लेकर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं शुभ मुहूर्त में नहीं है, ये जब सूर्य उगते हैं तब हम उसको लेते हैं, दिन उस दिन को गिनते हैं। ये इधर कई देखा जा रहा है, साल 2 साल से होली को लेकर, दीपावली को लेकर प्रश्न खड़े हो जा रहे हैं, नहीं 31 को करेंगे, 30 को करेंगे, शुभ मुहूर्त में नहीं। इसको लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, इसका बड़ा स्पष्ट निर्देश है। ये आज के दौर की बड़ी बड़ी प्रश्न है। एक बड़ी मज़ेदार बात, हमारे यहाँ अपने अपने क्षेत्र में पंचांग विशेषज्ञ हैं, जिनका काम है पंचांग बनाना और उसकी पूरी व्यवस्था को निर्मित करना। उस ₹10 के पंचांग के आधार पर गांव में बैठा हमारा विद्वान अपनी बात डंके की चोट कहता था कि पंचांग में लिखा है, और वही सिद्ध बात मानी जाती थी। वर्तमान में मीडिया का दौर आ गया, जिसे देखो वो अपनी अपनी टिप्पणी कर रहा है। तो मेरी सलाह तो बड़ी स्पष्ट है कि आपके क्षेत्र के जो विद्वान हैं, उनके पास जो पंचांग है जिससे हम हर विधि तय करते हैं, उनकी बात मानिए, और पंचांग जो कह रहा है उस बात को मानते हुए आगे बढ़िए। कोई संशय नहीं, कोई दुविधा नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मणत्व कर्म है उसके विरोधाभास में अनेक लोग अपने कुतर्क लगा के और टीवी पे आके पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, बड़ी दुविधा उत्पन्न कर रहे हैं। और वो गरीब ब्राह्मण जो गांव में बैठा है, वो असमंजस में देख रहा है कि इनकी मानूं कि उनकी मानूं। तो भैया एक ही बात है कि हमारे जो विद्वान पंचांग करता है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो तो नासा वालों को भी चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जिस दिन लिख दिया कि भैया सूर्य ग्रहण होगा तो उसी दिन होता है, उन्होंने जिस दिन लिख दिया चंद्र ग्रहण होगा इतनी बज के इतने मिनट पे होगा, उतनी बजे होता है, तो मैं कैसे उनकी बात ना मानूं, क्यों ना मानूं। तो आखिरी सवाल अमित जी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके सामने हैं। सवाल ये है कि जो नौजवान आज भविष्य को लेकर लड़ रहा है, पढ़ाई में, शिक्षा में, और तरक्की करना चाहता है, उनके लिए क्या है? देखो भाई, आपके लिए बड़ी सीधी बात है। पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमें किस दिशा में जाना है। उसमें ज्योतिष आपकी पूरी मदद कर सकता है, चाहे हस्तरेखा हो चाहे जन्म पत्रिका। दूसरी बात, जिस दिशा में जाना होता उसी की बस बैठते हैं, उसी की कार में बैठते हैं, उसी के हवाई जहाज में बैठते हैं। निर्णय हमें पहले करना पड़ता है कि हमें किस तरफ जाना है। ज़्यादातर युवा ग्रेजुएशन होने के बाद सोचते हैं कि अब हम क्या करें, और हम बेरोजगार हैं। और इस देश की तो बड़ी अनोखी बात है भैया, यहाँ पर लोग स्किल नहीं डेवलप करते, सिर्फ डिग्री लेके घूमते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जितने युवाओं को जानते हो, कहीं कंप्यूटर सेंटर के बाहर जाके देख लीजिएगा, उनसे बोलिए कि लाओ भाई एक्सेल पे कुछ लिख लोगे, डिग्री लिए होगा वो बंदा शायद न लिख पाए। आपको आश्चर्य होगा इस बात को। तो दुविधा ये है, अब हम सिर्फ अपने बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में ध्यान दे दें। आपका कोई क्षेत्र नहीं जहाँ आप अच्छे से करें न मिले। मैं बड़ी कंपनियों की बात सुनता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहते हैं हम डिग्री नहीं देखते, हम तो काम देखते हैं, चाहे गूगल हो चाहे फेसबुक हो, हमने सुना है ये। तो आप लोग अपनी स्किल डेवलप करिए और निश्चित रूप से आप तरक्की करेंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल है, जनपद वासियों के लिए क्या संदेश है? अमित जी आपके सामने है, जनपद वासियों के लिए क्या संदेश है? मेरा आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आगे दिवाली आ रही है, लक्ष्मी आप सबके जीवन में बहुत आनंद उन्नति प्रदान करें। इस दिवाली को धनतेरस से लेकर दूज तक श्री सूक्तम के 1 से 16 पाठ करिए। दिवाली में उत्तरोत्तर उन्नति करें, ऐसी मैं आशीर्वाद भी देता हूं और मां से प्रार्थना भी करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, जो अमित जी ने कहा वैसा ही हो, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, और आने वाला पर्व बड़ा ही धूमधाम से मनाइए। अमित जी ने आप लोगों के लिए शुभ संदेश भी दिया है, तरक्की करिए, आगे बढ़िए और ईश्वर का नाम लीजिए। नमस्कार।